हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सावन सीटेट एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 6 एनसीईआरटी बुक का। चलिए दोस्तों, इसमें हम शुरू करते हैं। और देखिए दोस्तों, अब सीटेट का जो है फिर से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है दिसंबर का, जिसमें आपको फॉर्म कैसे भरना है, कब भरना है, इसके बारे में कल मैं एक वीडियो दे दूँगा। चलिए, टीचिंग एग्ज़ाम से लेकर हर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप अपने कलम को उठाइए और वीडियो को ध्यान से देखिए। राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। दोस्तों, चुनाव का दिन। जब संकरण उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। संकरण जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्ष पहले हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, हमने अध्याय 5 में पढ़ा। जो राजा पहले कैसे बनते थे उसके बारे में। कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वह अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं का यज्ञ आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहित द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजन में राजा का मुख्य स्थान होता था और राज सिंहासन या बाघ की खाल की एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनके रानियों तथा पुत्रों को कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल छिड़काव करने के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। ये जो आपका था क्या, अश्वमेध यज्ञ के बारे में बताया गया है। तो ऐसे प्रश्न आ जाएंगे इसमें से। देखिए, एक लाइन, कोई भी लाइन उठाकर प्रश्न पूछ दिया जा रहा है और आपको कंफ्यूज कर दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम वर्ड के बारे में जान लेते हैं। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बारे में रचे होने के ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहित द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार का अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियाँ बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जैसे पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। पुरोहित ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेद
का अध्ययन अध्यापन और यज्ञ कराना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरे स्थान शासकों का था, इन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। तीसरे स्थान पर वैश्य या वैश्य, इसमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों का अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों का सम्मान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था। ठीक है दोस्तों। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शव को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। ये दोस्तों ये ध्यान रखिएगा आप लोग, वर्ण अपने आप नहीं बना, वर्ण बनाया गया। ये वर्ण बनाया गया तो ये मिटाया भी जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये वर्ण सिर्फ किस लिए कि जितना ये परिवेश है उसको सही से चलाने के लिए। ठीक है दोस्तों, वर्ण व्यवस्था सिर्फ उत्तर आपके भारत में ही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था का स्वीकार नहीं किया। देख लीजिए, आपको नीचे लाइन मिल रहा है। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारित सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत का आलोचना की। इस उपमहाद्वीप में पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया। वर्ण व्यवस्था, मैंने आपसे कहा ना, कोई भी पहले वर्ण व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था बनाई गई है। ठीक है दोस्तों। देखिए, चित्रित धूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता है। देख लीजिए आप लोग ये। ठीक है दोस्तों, ये चित्र जो है ये। अब हम जनपद के बारे में जानेंगे। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ के बसने की जगह होता था। कुछ महत्वपूर्ण, ठीक है दोस्तों, इसमें पुरातत्व का जनपदों का कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। दोस्तों, बोरिंग है, ये तो सबको मालूम, पढ़ाई बोरिंग होती है, मगर हाँ, जो पढ़ गया वो चल गया। ठीक है दोस्तों। क्या इस सूची में तुम किसी ऐसे फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 4 में नहीं है। देखिए दोस्तों, आपको ये रीज़न भी करा रहा है। आप हमारा अध्याय 4 का वीडियो देखिए, उसके बाद फिर आप जो है ये अध्याय 6 का वीडियो देखिएगा। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनमें नाम से ये स्पष्ट है कि इन बर्तनों की चित्रकारी की गई। ये आमतौर पर सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों
के रूप में है। ठीक है दोस्तों। अब हम महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। महाजनपद किसे कहते थे उसके बारे में जान लिया। महाजनपद करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इनमें महाजनपद कहा जाने लगा। ठीक है दोस्तों। जैसे क्या होता है कि हम जहाँ पे बहुत ही विकास हो जाए और उसका नाम बहुत चारों तरफ फैल जाए, उसको महाजनपद का नाम दे दिया गया। ठीक है दोस्तों। अधिकतर महाजनपदों में एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता था कि लोग अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इनके लोक का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी चारों ओर विशाल ऊंची प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि। देखिए दोस्तों, ये आप एक बार मानचित्र देख लीजिए और मानचित्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये पहले का है। ठीक है। गांधार कहाँ, हस्तिनापुर, कुरु कहाँ है, ये आप देख सकते हैं। मगध, वैशाली, राजगिरी, कौशाम्बी। ठीक है। अब देख लीजिए तुंगभद्रा नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी, कावेरी नदी कहाँ पे है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। चलिए, और शक्ति की प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह किले के अंदर रहने वाले लोगों को क्षेत्र का नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटें तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों बीचों इनके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ी होगी और राजा सेना रखने लगे थे और सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों, जो सिक्कों से होता होगा। ठीक है। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ोगे। ठीक है। ये देख लीजिए आप। महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं किस प्रकार बने थे, 2 में अंतर बताओ। ये देखिए आप, दीवार, ये दीवार बनाई। ठीक है। चलिए, अब कर के बारे में जान लेते हैं। कर क्या होता था। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अन्य नियमित रूप से कर वसूलने लगे। ठीक है। फसलों पर लगाए गए सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज एक का 6वां हिस्सा के रूप में निर्धारित किया जाता था और उसे भाग कहा जाता था। कारीगरों के ऊपर कर लगाए गए, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने 1 दिन काम करना पड़ता था। ठीक। पशुपालकों को जानवर या उसके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। ठीक। ये प्रश्न आता है कि मान लीजिए पूछ लिया कि क्या 2500 साल पहले पशुपालकों या जानवरों को जो है कर देना पड़ता था, तो हाँ हम उत्तर देंगे हाँ। किस चीज़ में, या उसके उत्पाद या पशु। ठीक है। अब व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था, हाँ देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी, हाँ देनी होती थी, क्योंकि उनका वही संसाधन था और उनको देना पड़ता। चलिए, कृषि में परिवर्तन देख लेते हैं दोस्तों। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल से तुलना में लोहे के फाल आसानी से जोता जा सकता था। इस फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों का धान का पौधा रोपण शुरू किया गया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के लिए बजाय धान की पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, क्योंकि पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें मर्द और परिश्रम लगता था। यह काम ज़्यादातर दास दासी और भूमिहीन खेतिहर मजदूर
कार्य करते थे। ठीक है दोस्तों, ये सूक्ष्म निरीक्षण है। तो दोस्तों इस चैप्टर को आगे हम कंटिन्यू करेंगे कल दूसरे वीडियो में। इतना आप पढ़ लीजिए और उसको नोट्स बना लीजिए, और जो समझ में ना आए उसको कमेंट में पूछिए, हम आपको आंसर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।